हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से एक पॉइंट हम क्वेश्चन का जो वीडियो लेक्चर था उसमें नहीं बता पाए थे कि कौन से लेक्चर में कौन सा सेक्शन और कितने क्वेश्चन तक डिस्कशन होगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आप देख के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ढूंढते रहिए कहाँ पे कौन से लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है, पता ही नहीं चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कहाँ तक कौन से लेक्चर में डिस्कशन हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सारा कुछ हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमर व्हिच आर डैश मिरर इमेज आर नोन एज डैश। तो देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक तो आप लिख दीजिए नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल जब आप लिखिएगा तो उस केस में होगा आइसोमर व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर नोन एज इनांसियोमर। और यदि आप सुपर इम्पोजिबल लिखते हैं तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज तो आइडेंटिकल कंपाउंड ही रहता है, मतलब मॉलिक्यूल जो है आइडेंटिकल रहेगा। तो ज्यादा सटीक आपका यही वाला है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर नोन एज इनांसियोमर। क्योंकि मिरर इमेज तो सभी का पॉसिबल है, किसी भी मॉलिक्यूल के आगे आप मिरर रख दीजिएगा तो मिरर में इमेज बनेगा। लेकिन इमेज आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बन रहा है या डिफरेंट मॉलिक्यूल बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड यदि रखिएगा तो मिरर में लेफ्ट हैंड बनेगा, तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब इनांसियोमर है। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है। डिफिनीशन तो हम बता ही चुके थे इनांसियोमर का। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज तो इनांसियोमर लिखिएगा। यदि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आप लिखते हैं तो आइडेंटिकल लिखना पड़ेगा। तो ज्यादा फेवरेबल तो यही वाला है, नॉन सुपर इम्पोजिबल और इनांसियोमर फिलअप कीजिए। ऐसे आप ये भी फिल कर सकते हैं, हमको थोड़ी पता है क्या फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसके बाद सेक्शन बी, ट्रू और फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेटा क्लोरो ब्रोमो बेंजीन इज एन आइसोमर ऑफ मेटा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को आइसोमर है या नहीं, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले तो आप दोनों का स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो बेंजीन, बेंजीन से एक क्लोरीन अटैच्ड है और इसके मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच्ड है, मतलब मेटा क्लोरो ब्रोमो है, सिमिलरली मेटा ब्रोमो क्लोरो है। तो बेंजीन से एक क्लोरीन अटैच्ड है और मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच्ड है। तो ये दोनों देख के ही आपको पता चल रहा होगा दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है, और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कभी आइसोमर नहीं हो सकता है। तो ये फॉल्स है, आइसोमर बोल रहा है, ये आइडेंटिकल आइसोमर थोड़ी होगा, फॉल्स है ये। नेक्स्ट है 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन है 3 एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन के बारे में पूछ रहा है। पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए पेंटेन का, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, और सेकेंड से क्लोरीन है, थर्ड से क्लोरीन है, फोर्थ से भी क्लोरीन है। बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिए। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, CH3, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, और इसके पास 3 हाइड्रोजन। तो देखिए ये वाला तो कायरल है, हाँ, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप इससे अटैच्ड है, एक CH3, 1 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन और 1 पूरा ग्रुप। नेक्स्ट ये वाला कार्बन जो है ये कायरल नहीं है, एक क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है, लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम है। देखिए इसे CH CH3 Cl, सिमिलरली इस तरफ जो ग्रुप है वो भी CH CH3 Cl है, मतलब 2 आइडेंटिकल ग्रुप हो गया। तो ये वाला कायरल नहीं होगा, एक कायरल है, सिमिलरली ये भी कायरल है, क्योंकि इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, एक मिथाइल ग्रुप है, 1 हाइड्रोजन है, 1 Cl है, और एक ये पूरा ग्रुप है। तो 2 ही कायरल कार्बन है, लेकिन यहाँ बोल रहा है 3 कायरल एटम, तो ये भी फॉल्स है। 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन में। इसके बाद सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में 1 ऑप्शन करेक्ट टाइप है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन बेंजीन इज। तो बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि बेंजीन रेजोनेंस करता है, तो एक तो ये स्ट्रक्चर होगा और दूसरा स्ट्रक्चर होगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, जहां सिंगल बॉन्ड है ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप जब ये स्ट्रक्चर से देखिएगा तो आपको बॉन्ड ऑर्डर 2 दिखेगा, 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, जबकि इस स्ट्रक्चर में देखिएगा तो इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। सिमिलरली सभी में यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 दिखेगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा इस स्ट्रक्चर में तो बॉन्ड ऑर्डर 2 दिखेगा।
इससे साफ पता चलता है कि बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में होगा। 1 से ज्यादा होगा, 2 से कम होगा, ऑप्शन सी होगा। एक्चुअली में बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5 होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। अगर सिमेट्रिक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है तब, तो यहाँ देखिए सिमेट्रिक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है तो बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो देखिए किसी भी दो कार्बन के बीच में ले लीजिए आप, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो ये देखिए डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, तो यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ भी एक सिग्मा है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, तो 2 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा एक पाई, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में भी 1 + 1, ये 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो 2 + 1 अपॉन 2। आप किसी का भी निकालिएगा, सारे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, जो कि बिटवीन 1 और 2 होगा। 1.5 1 और 2 के बीच में होता है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलिक्यूल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम इज लार्जेस्ट। तो कार्बन एटम के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा किस केस में होगा, जिसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका। तो आपके पास इथेन है CH3 CH3, इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बेंजीन है तो बेंजीन तो पता ही है बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है बेंजीन का। अब आपको केमिकल बॉन्डिंग में एक पॉइंट पढ़ाए थे कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम जिसका रहेगा बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड है मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। इस केस में रेजोनेंस के कारण बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इथेन का है CH3 CH3। तो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस तो कार्बन के बीच में इथेन में ही होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर फॉर एन अल्कीन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8 इज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर बताना है C4H8 का। तो सबसे पहले तो इसका DU निकालिए, तो DU कितना होगा, DU होगा 4 + 1 - 8/2, तो 5 - 4, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा DU होगा 1। DU 1 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड हो या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, लेकिन अल्कीन बोल रहा है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्कीन नहीं अल्कीन बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड वाला ही पॉसिबल है। तो 4 कार्बन एटम का स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाइए, टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर। उसके बाद उसमें GI भी देखेंगे स्टीरियो आइसोमर। तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है, ब्यूट 1 इन रहने दीजिए डबल बॉन्ड। इसके बाद फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड कर दीजिए, तो ब्यूट 2 इन, 4 कार्बन एटम सेकंड से डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन आप खुद से फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी है कि इसमें ब्रांचिंग कर दीजिए, मतलब ये जो कार्बन है इधर ला दीजिए, तो 3 कार्बन एटम का मेन चेन, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ से CH3, तो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब इसमें स्टीरियो आइसोमर भी देखिए, तो देखिए ब्यूट 1 इन जो है ये आपका स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेगा, GI शो नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के अलोंग यदि कार्बन से 2 सेम एटम अटैच रहता है तो GI शो नहीं करेगा, मतलब एक ही स्ट्रक्चर ये होगा। इसके बाद ये, तो जब CH3 2 ग्रुप है इस डबल बॉन्ड के अलोंग तो ये भी GI शो नहीं करेगा। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है तो दोनों कार्बन से जो डबल बॉन्ड है उससे 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए था GI के लिए, तो ये GI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट ब्यूट 2 इन जो है ये GI शो करेगा, क्योंकि देखिए इस कार्बन से एक CH3 ग्रुप रहेगा एक हाइड्रोजन, तो 2 डिफरेंट है। सिमिलरली इस कार्बन से ये CH3 और हाइड्रोजन तो 2 डिफरेंट है, तो ये सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में रहेगा। सिस मतलब दोनों हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड के सेम साइड, ट्रांस मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड।
स्ट्रक्चर भी बना देते हैं सिस और ट्रांस का। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और CH3 CH3, तो ये सिस स्ट्रक्चर है, सिस ब्यूटूइन इसी का स्ट्रक्चर है। और एक होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है। बाकी मिथाइल भी डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड होगा। यहाँ देखिए CH3 CH3, तो टोटल 4 स्ट्रक्चर है, 1 + 1, और ब्यूटूइन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 1 + 1, टोटल 4। तो इसका आंसर सी होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल होगा 4। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछता तो इस केस में आंसर बी हो जाता। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर 3 पॉसिबल है अल्कीन के लिए, लेकिन टोटल आइसोमर में स्टीरियो भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो एक स्ट्रक्चर जो है वो जी आइसो कर रहा है, तो इसलिए 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमर, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो करेगा ये बताना है। तो ब्यूटूइन पहले ही दिख रहा है, पिछले ऑप्शन में देखे थे तो ए तो होगा ही, ये फिक्स है। बाकी आप चेक कर लीजिए, बाकी सब में नहीं होगा। जब ए हो गया तो ये सब तो आंसर में नहीं होगा, लेकिन चेक कर लीजिए। तो ब्यूटूइन तो होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ देखिए CH3 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन CH3, तो डबल बॉन्ड के लॉन्ग 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ भी 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो GI शो करेगा, तो आंसर तो यही होगा। बाकी देख लीजिए 2 ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड GI शो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट 2 ब्यूटानल, तो ब्यूटानल 1 2 3 4, और यहाँ से OH सेकंड से, तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो फ्री रोटेशन होगा इसमें, तो ये तो GI शो ही नहीं करेगा। सिग्मा बॉन्ड कभी GI शो नहीं करता है, क्योंकि आप जब दोनों को सेम साइड कर दीजिएगा तो ये फिर से रोटेट करके एक दूसरे के साथ मतलब एक तरफ आ जाएगा। जैसे इधर हाइड्रोजन है मान लीजिए और CH3 है, आप बोलिएगा कि OH इस तरफ सेम साइड है, इस केस में एक बार अपोजिट साइड होगा तो GI शो कर देगा। लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट करता है, तो जब रोटेट करेगा तो यही रोटेट करके फिर से CH3 OH के तरफ आ जाएगा, मतलब ये GI नहीं करता है फ्री रोटेशन के कारण। नेक्स्ट ब्यूटानल, तो एल्डिहाइड है, तो 1 2 3 और CHO, तो ब्यूटानल भी GI शो नहीं करे, क्योंकि हर जगह फ्री रोटेशन है, सिग्मा बॉन्ड है इस कारण से। और ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इसलिए GI शो नहीं करेगा। आप डिफरेंट अरेंजमेंट इसका पॉसिबल नहीं करवा सकते हैं 2 ब्यूटाइन के केस में। 2 मिथाइल ग्रुप हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहेगा, जबकि 2 ब्यूटीन में डिफरेंट डिस्टेंस पे रहता है। देखिए इस केस में एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन जब यहाँ हाइड्रोजन की जगह CH3 आ जाएगा, मतलब दोनों मिथाइल सेम साइड आ जाएगा, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। इस केस में ज्यादा डिस्टेंस है ट्रांस के केस में, तो इसलिए ये GI शो करता है। ब्यूटूइन या 2 ब्यूटीन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच विल हैव ए जीरो डाइपोल मोमेंट, तो इन सभी में से जीरो डाइपोल मोमेंट किसका है। पहला है 1,1 डाइक्लोरो इथिलीन, तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो इथिलीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और फर्स्ट से 2 क्लोरीन एटम डाइक्लोरो और 2 हाइड्रोजन होगा इधर। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए 2 वेक्टर एक दूसरे के साथ 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बना रहा है, तो 2 सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर यदि 120 डिग्री बनाता है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाता है। 3 वेक्टर एक दूसरे के साथ यदि 120 बनाएगा तब जाके कैंसिल आउट होगा, या फिर 2 वेक्टर 180 डिग्री पे, मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है एक एक केस में। बी 1,2 डाइक्लोरो इथिलीन, सिस, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1 पे क्लोरीन है 2 पे क्लोरीन है, फिर से इसमें भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री नहीं है। 2 इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर यदि 180 डिग्री पे नहीं है तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो सिस के केस में भी नहीं होगा जब दोनों क्लोरीन सेम साइड रहेगा डबल बॉन्ड के, लेकिन ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथिलीन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर क्लोरीन एक इस तरफ है तो दूसरा क्लोरीन इस तरफ होगा। तो देखिए 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री बना रहा है, सेम मैग्नीट्यूड भी है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा ट्रांस के केस में। तो इसका आंसर सी होगा, सी का डाइपोल मोमेंट जीरो है। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, जब सी हो गया तो नन ऑफ दिस कैसे होगा। नेक्स्ट है which of the following will have least hindered rotation
अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो लिस्ट हिंडर्ड रोटेशन किसके केस में होगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड में। तो सबसे पहले आप फ्री रोटेशन देखिए, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में तो रोटेशन ही नहीं है, तो लिस्ट हिंडर्ड क्या, जीरो रोटेशन हो जाता है, तो पूरे तरह से हिंड्रेंस है। तो आपका इथिलीन और एसिटिलीन, इथिलीन में डबल बॉन्ड रहता है, एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो ये दोनों में रोटेशन ही नहीं होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड का। इथेन और हेक्साक्लोरोइथेन, तो इसमें चेक कीजिए, तो इथेन आपका CH3 CH3 है, मतलब कार्बन के लोग हाइड्रोजन एटम है, लेकिन हेक्साक्लोरोइथेन में कार्बन के लोग 6 क्लोरीन एटम, तो 3 क्लोरीन एटम इस कार्बन से और 3 क्लोरीन एटम इस कार्बन से। तो देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा ग्रुप अटैच है, तो इतना बड़ा बड़ा ग्रुप जो है हिंड्रेंस करेगा, रोटेट करने में दिक्कत होगा कार्बन बॉन्ड को, ये जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन में। लेकिन यहाँ छोटा ग्रुप है हाइड्रोजन, तो ये उतना हिंड्रेंस तो नहीं करेगा छोटा ग्रुप होने के कारण, तो ये दोनों तो रोटेशन ही नहीं करेगा। इन दोनों में सबसे ज्यादा हिंड्रेंस डी में है, तो ए लिस्ट हिंड्रेंस है, तो इसका आंसर ए होगा। ये दोनों रोटेशन नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस हो गया ना, तभी तो रोटेट नहीं कर पाता है। डबल बॉन्ड में अगर रोटेट करेगा तो जो पाई बॉन्ड रहता है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड कभी भी रोटेट नहीं करता है, ध्यान रखिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट है आइसोमर विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड थ्रू रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड आर। तो जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड हो, मतलब इंटर कन्वर्टिबल तो हमेशा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर होता है, कन्फिग्रेशनल इंटर कन्वर्टिबल नहीं होता है। तो जितना भी कन्फॉर्मर होता है वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर होता है, तो यही इंटर कन्वर्टिबल होगा। इनांशियोमर मिरर इमेज होता है, अगर इनांशियोमर एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टिबल हो जाए तो वो तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि ए और इसका मिरर इमेज जो बनता है ए डैश, तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं रहता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल रहता है, इसीलिए ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल नहीं होगा। डायस्टीरियोमर, तो डायस्टीरियोमर भी इंटर कन्वर्टिबल नहीं होता है, क्योंकि ये कन्फिग्रेशनल आइसोमर रहता है। सिमिलरली इनांशियोमर भी कन्फिग्रेशनल आइसोमर होता है, मतलब दो आइसोमर के बीच में कन्फिग्रेशन का चेंज रहता है, तो कन्फिग्रेशन चेंज है तो इंटर कन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा, जबकि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर में कन्फिग्रेशन सेम ही रहता है, इसलिए ये इंटर कन्वर्टिबल होता है। डी पोजिशन आइसोमर, तो पोजिशनल तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये तो स्टीरियो का पार्ट भी नहीं है, तो डी कहाँ से होगा? तो सिर्फ इंटर कन्वर्टिबल आइसोमर जो है वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ही होता है, इसका आंसर ए होगा। इसके बाद अगले लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।